नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं आज यूपीपीसीएस और यूपीएससी की श्रृंखला के अंतर्गत की जो अपनी तैयारी है उस तैयारी का आयाम कैसे होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम चयनित किए गए विद्यार्थियों की एक सूची जारी की जाती है। इस सूची में जारी स्थान पाने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी को हर कदम पर तैयार रखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स को कैसे तैयार करना है, मेंस कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू का कैसे तैयार करना है। और ये तैयार करने का जो ढांचा है कहीं ना कहीं प्रत्येक सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं लिंक होता है। इट मीन्स मतलब हर प्रत्येक टॉपिक को आपको ऐसे विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा जैसे हमने एक पूरी फिल्म बनाई है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जो यात्रा है एक फिल्म की तरह है। इस फिल्म की सीक्वेंस को अगर स्टेप बाय स्टेप आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। मान लीजिएगा आपने एक फिल्म को देखा है, कुछ आंकड़े आपको कोई फिल्म बाद में दिखा दी जाए, 10 मिनट की पहले बाद में उल्टा कर दिया जाए उसको। इट मीन पहले की 10 मिनट की फिल्म बाद में दिखाई जाए, बाद की पहले दिखाई जाए, बीच की कुछ आगे पीछे कर दिया जाए। तो ऐसा करने से आपकी स्टोरी जो है, वो कहानी जो है दिमाग में नहीं फंसेगी और हमारा दिमाग उस उबड़ खबड़ वाली चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाएगा। ऐसी ही हमारे यूपीएससी या स्टेट पीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की भी एक यात्रा है। इस यात्रा में चीज़ों को सीक्वेंस वाइज अगर नहीं लगाया जाए तो हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएंगे और भ्रमित होने के उपरांत हम चीज़ों को आराम से दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए आज हम जानेंगे कि इस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए और टॉपिक पढ़ने के साथ साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर इंपॉर्टेंट चीज़ वो ज़रूरी होती है सफलता पाने के लिए जो आपको करनी चाहिए। आज की इस प्रतियोगी भरी दुनिया में बहुत सारे मिथ अवेलेबल हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन वास्तविकता का परिचय देने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये दिमाग रखना चाहिए कि सिविल सर्विस एग्जाम के लिए 3 चरणों से गुजरने वाली प्रक्रिया में प्री, मेंस, देन इंटरव्यू। सपोज कर लो कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में, चाहे पॉलिटी का है, चाहे हिस्ट्री का है, चाहे ज्योग्राफी, किसी का भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, इस टॉपिक को लेते हुए आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, बाकी मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, यूपीपीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का क्यों ना हो। तो उसमें आपको विशेष बात रखनी, जैसे आज हम जानेंगे जो हमारा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जैसे इस फंडामेंटल ड्यूटीज का आपके सामने एक टॉपिक दिया। इस टॉपिक को पहले पढ़ने से पहले ये जान लेना चाहिए कि प्रीलिम्स में कितना रोल है इसका, मेंस में कितना रोल है और इंटरव्यू में कितना रोल है। जैसे इसमें देखें, मूल कर्तव्य का रोल जो है प्रीलिम्स में भी रहता है, मेंस में भी रहता है और इंटरव्यू में भी रहता है। और उसके उपरांत जब आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, जब आप किसी क्षेत्र में रहकर अपनी इन समस्या निदान करने के लगेंगे, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इनका इनडायरेक्टली तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब सोचिएगा, इनका प्रयोग जीवन के तीनों ही 4-5 स्टेपों में है। तो आपका दायित्व बनता है कि इस टॉपिक को इस तरीके से बनाया जाए, इस टॉपिक से इस तरीके से इसको निखारा जाए कि इससे आने वाले प्रीलिम्स में या मेंस में, इंटरव्यू में, जो भी आगे जीवन चलेगा, उसमें आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसे स्टोर हो जाएं जैसे हमने किसी की बात को स्टोर कर लिया है, यानी किसी फिल्म को स्टोर कर लिया गया। अब इस टॉपिक को रेडी करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्स, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो ये टॉपिक है वो व्यवहारिक अंदाज में फिल्मनुमा दिमाग में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग सीक्वेंस वाइज चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे अब इसका जो बेस है, वो बेस कहाँ से रेडी होगा। भाई बेस नॉर्मल बात है, बेस कहाँ से रेडी होगा, बेस एनसीईआरटी से रेडी होगा। तो आपको इस टॉपिक को एनसीईआरटी से आपने पढ़ लिया होगा तो आपने इस मूल कर्तव्य के बारे में जान लिया गया होगा कि मूल कर्तव्य होते कैसे हैं, कौन इम्प्लीमेंट करता है, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, कैसे कैसे इंडिया में या वर्ल्ड में ये इस्टेब्लिश हुए, इनकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, या जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनमें और भी क्या होने चाहिए थे। अगर ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो क्या होगा, आपका आधार नुमा तैयारी है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी हैं किताबें, ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नहीं बनी है, सिर्फ ये आपको कहीं ना कहीं समझाने के लिए, समझदारी के लिए, या जो भी टॉपिक है उसको इस अंदाज में बनाया गया है जहाँ से आप भाषा शैली के साथ साथ, प्रमाणिकता स्रोत के साथ साथ कहीं ना कहीं आप एक क्रमबद्धता से चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यानी जब आपने इसको पढ़ लिया होगा इस पॉइंट से, तो आपका एक ओवरव्यू दिमाग में होगा। उसके बाद कुछ चीज़ें एडवांस जानने के लिए आपको एक सेकेंडरी बुक को पढ़ना पाए, सेकेंडरी बुक पढ़ना है, किसी के नोट्स पढ़ने हैं, जो आपको लगता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपने सेकेंडरी बुक को बेहतर पढ़ लिया होगा तो इस टॉपिक की जो समझ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, आपकी समझ आराम से विकसित हो गई होगी। तो जो आपके दिमाग में पूरा ओवरव्यू होना चाहिए इस टॉपिक को लेते हुए आपके बन गया होगा। उसके उपरांत
आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। अब ये टेस्ट से पहले आप टेस्ट को देखने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी लास्ट ईयर पेपर हैं, क्वेश्चन है, वो भी आपने पढ़ लिए होंगे। टेस्ट लगाना है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी कर लिए होंगे। मेंस में प्रश्न कैसे आते हैं वो भी आपने कर लिए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 3 पॉइंट से टॉपिक को रेडी कर लिया। और जब 3 पॉइंट से टॉपिक को रेडी कर लेंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इससे आने वाले प्रश्न जाए, चाहे वो चर्चा में आए, चाहे वो मेंस में लिखित में आए, चाहे वो पीटी में टिक करने में आए, आप तीनों ही तरह के प्रश्नों को देने में सक्षम हो जाएंगे। तो यही एक रास्ता होता है कि टॉपिक को समझिएगा, उसके बाद उसको एडवांस नॉलेज इकट्ठा करिएगा, देन उस पर इंप्लीमेंट कैसे कैसे करते हैं एग्जामों में वो सीख लीजिएगा। उसके बाद उस टॉपिक से आने वाले प्रश्न जीवन में कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में आएंगे तो आप उनको देने में सक्षम बन जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। अब इसे पढ़ना कैसे चाहिए, मुद्दा ये बन जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, मूल कर्तव्य को कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जो प्रश्न होता है, चाहे मेंस का हो, पीटी का हो या फिर इंटरव्यू का हो, उसका आधार जो तरीका है वो कई तरीके से हम पूछ लेते हैं। कभी कभी प्रश्न फैक्ट बेस्ड बन जाते हैं, कभी कभी प्रश्न कंसेप्ट बेस्ड बन जाते हैं, कभी कभी प्रश्न अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड बन जाते हैं, कभी कभी प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड बन जाते हैं कि ये होने से क्या होना चाहिए था, या कभी कभी प्रश्न जो है अजम्पशन बेस्ड बन जाते हैं, अब धारणाएं प्रकार के बन जाते हैं। अब एक दिमाग में बैठाइएगा, जब आपको ये लगे कि प्रश्न का दायरा 4-5 प्रकार से हो सकता है, तो आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेते हुए पूरी अवधारणा अपने हिसाब से होनी चाहिए। कोई भी किताब आज तक ऐसी नहीं बनी कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ जाइएगा, सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन उस किताब से इकट्ठा करने वाले ज्ञान को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही आपको सफलता दिला पाएगा। तो यानी याद रखिएगा कि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले कौन कौन से पैरामीटर्स आपके दिमाग में घूमने चाहिए। जैसे मूल कर्तव्य है क्या, व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मूल कर्तव्य है क्या, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, कुछ इसकी विशेषताएं के बारे में जान लीजिएगा। इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है, लागू करने के उद्देश्य के बाद इसका महत्व क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि लागू करने से कौन कौन से अचीवमेंट हम प्राप्त कर चुके हैं। साथ में कुछ इसकी आलोचना के बारे में, आलोचना एक छोटा सा वर्ड है जहां से आलोचना के बारे में कि ऐसा इसे लागू करने से कौन कौन सी आलोचना हुई, फिर इसके को थोड़े से जान लीजिए, इसका प्रकार क्या है। फिर उसके बाद थोड़ा सा डाल लीजिएगा इसे कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है, कैसे लिया गया है, ये कुछ मुख्य बातें इसमें बन जाएंगी। उसके आधार पर थोड़ी सी तुलनात्मक बातें भी जान लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अंतर क्या है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डीपीएसपी में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी में अंतर क्या है, और भी अन्य बातें जिसमें चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कब कौन कर सकता है, कुछ ही बातें जान लीजिएगा। अब सोचो, हमने इस टॉपिक का पूरा ओवरव्यू ले लिया, और टॉपिक का ओवरव्यू लेने के बाद हमने देखा कि यदि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब भी कर पाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड आएगा हम तब भी कर पाएंगे, है ना। जो भी प्रश्न आ जाएगा हम इन सब को अगर एक बार समझ लें, पढ़ लें, तो भी कर पाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी एक पिक्चर बननी चाहिए। हर किसी जिंदगी की, हर जिंदगी की भी तो एक पिक्चर है, तो हर किसी टॉपिक की भी अपनी एक पिक्चर है। उस पिक्चर को, उसमें सारे कंटेंट को मिलाने के लिए आपके सारे रिसोर्स होने चाहिए। जब सारे रिसोर्स होंगे तो क्या होगा, सारे प्रश्नों को आप कर पाएंगे। तो यही चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि किसी टॉपिक को पढ़ने पहले ये सारा ओवरव्यू अगर दिमाग में है और तब इस पर आगे आप चलेंगे तो क्या होगा, फिर आपके टॉपिक दिमाग में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐसे स्टोर हो जाएगा, जैसे लगता है कि हाँ ठीक है, अगर इससे प्रश्न कहीं से पूछ ले, चाहे पीटी मेंस, इंटरव्यू, चर्चा परिचर्चा, हम कहीं भी डिस्कशन कर ले, हम मूल कर्तव्य के बादशाह हैं। तो बादशाह जब बनोगे, जब बादशाह बनने लायक काम करोगे, तो जैसे एग्जाम्पल समझे, मूल कर्तव्य होते हैं क्या, इस पर हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं आज। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कर्तव्य। आज़ादी के 26 वर्ष के पश्चात को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पूरे वर्ल्ड में इनको क्यों शामिल किया गया, कौन कौन सी कंट्री अभी इसमें एस्टेब्लिश हैं, बाकी कंट्री क्यों करने। देखिए, जिस प्रकार से राज्यों का दायित्व होता है अपने नागरिकों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ऐसे ही नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य की सुरक्षा करे, रक्षा करे। एग्जाम्पल समझे, एक माता रोज आपको खाना बना के आपको परोसती है, जहां आप खाते हैं डाइनिंग टेबल पे, किसी चारपाई पे, किसी भी जगह। अचानक माता जी ने खाना बना दिया, लेकिन वो तबीयत खराब हो जाने के कारण परोस नहीं सकती हैं। तो क्या बेटे का दायित्व नहीं है कि उस खाने को लेके खा ले या माता की सेवा करने के लिए कुछ कदम उठाए। तो जब जब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है, तो जब नागरिक भी अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र चिन्हों के प्रति या सद्भावना जितनी भी चीज़ें हैं उनके प्रति अपना दायित्व निभाते हैं, उस सारे दायित्व क्या बन जाते हैं, कर्तव्य बन जाते हैं।
लेकिन जो कर्तव्य इसमें लिखे हुए हैं, क्या इनके अलावा कर्तव्य भी होने चाहिए थे? क्या ये कर्तव्य जो लिखे गए हैं इनमें स्पष्टता होने की वजह से या अस्पष्टता होने की वजह से क्या हम उनको अचीव कर पाए जो इसमें लिखे गए हैं? ये सारे प्रश्नों का निचोड़ ये है कि प्रत्येक नागरिक का, जैसे एक घर में कोई भी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति में दूसरा व्यक्ति बीमार है, तो क्या उस व्यक्ति का दायित्व नहीं बनता कि उसका कहीं ना कहीं सेवा करे या जो भी है कराए? तो ऐसे ही नागरिकों का भी अपने देश के प्रति होने वाले कार्यों को हम लोगों ने मूल कर्तव्य में उल्लेख कर दिया। उन उल्लेख होने के पश्चात भी हम उनको अभी तक अचीव ना करने के कारण यही कि उनमें स्पष्टता नहीं है, या स्पष्टता ना होने से नागरिक यही नहीं जान पाए कि हमें करना क्या है और करना क्या नहीं है राष्ट्र के प्रति। तो जिस देश का नागरिक अपने कर्तव्य को नहीं जान पा रहा है, तो देश की सेवा कैसे कर पाएगा, सोचो। तो ऐसे ही पहले समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है मूल कर्तव्य का। ये सारी कहानी एक पिक्चर नुमा है। इस पूरी फिल्म को बनाइएगा, मैंने आपके सामने लिखा है, इसकी सारी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिस प्रकार किसी भी राज्य के लिए अपने नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाना आवश्यक है, अनिवार्य होता है। आप सबको जानते हैं कि हर किसी नागरिक को अपने मौलिक अधिकार मिले हैं। कोई समस्या होती है तो न्यायालय जा सकता है। ये सब चीज़ें अधिकार राज्य ने दिए हैं नागरिकों को। तो ऐसे ही जब राज्य ने नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, तो उसी प्रकार नागरिकों का भी क्या है, राज्य के प्रति कुछ आवश्यक कर्तव्यों का निर्वहन करना जरूरी होता है। तो जो आवश्यक कर्तव्य हैं उन्हीं को 1976 में 42 अमेंडमेंट के दौरान जोड़ दिया गया। लेकिन जो जोड़ने थे वो नहीं जोड़े, जो जोड़े गए उन पे हम चर्चा करेंगे अभी। देन आगे चले। अधिकार कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखो समझो, इसमें एक वर्ड डाला है कि जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य ने नागरिक के लिए कहा वो अधिकार है, और नागरिकों ने राज्यों के लिए जो किया वो क्या है, कर्तव्य बन जाएंगे। तो इसका मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता। बिल्कुल बात सही, कैसे अलग कर सकते हैं? जब अधिकार ऊपर से मिलेंगे तो नीचे से भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्लियर? जैसा कि आपको देखने को भी मिला, जब अभी कोरोना कार्यकाल में लोगों से फरमाइश की गई कि वो दान करें, तो खुल के दान किया लोगों ने। तो ये भी क्या उनका कर्तव्य था कि देश की रक्षा करें किसी मुसीबत के समय। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे विकसित देशों में क्या है, मौलिक कर्तव्य के अधिकारों को स्थान दिया गया है, पर मूल कर्तव्य को नहीं दिया गया है। लेकिन क्या वहाँ के नागरिक नहीं करते हैं? करते हैं भाई। देन आगे, लेकिन संसार के अधिकांश देश जैसे रूस है, चीन है, जापान है, नीदरलैंड, हंगरी, बाकी जितने भी रोमानिया जैसे कंट्री हैं, यहाँ मूल कर्तव्य का उल्लेख किया। जहाँ आपको पता है कि हमारे मूल कर्तव्य रूस से प्रभावित हैं या रूस से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं, तो आपके दिमाग में बन गया होगा पिक्चर कि कोई तुमसे पूछे कि मूल कर्तव्य क्या है, तो अपनी भाषा में उसे बताइएगा कि जब कोई नागरिक राज्य के प्रति संवेदना या राज्य के प्रति कोई दायित्व का निर्वहन करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल कर्तव्य कहते हैं। राइट? इट मीन्स, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट देख लीजिएगा। Just as a mandatory of any state that gives some rights to the citizen, in the same way, in the necessary for the citizen of the discharge some essential duties toward the states। मतलब अगर जो राज्य जो करते हैं नागरिकों के प्रति, नागरिक को भी राज्य के प्रति करना है। अब इस अर्थ को समझने के बाद हमने इसको आधार लिखा है। ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, किसी किताब में नहीं होंगी, किसी टीचर में नहीं मिलेंगी। ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि चीज़ों को तोड़ना चाहिए समझने के लिए। तो ऐसा ही मैंने इसको तोड़ा है समझने के लिए। अब इसका आधार क्या है? 1976 में देखा जाए, कांग्रेस सरकार के द्वारा जब युद्ध के समय प्रयास चल रहा था कि भारत के जो नागरिक हैं वो राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना या दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बताने के लिए जब एक बच्चा लेके खाना नहीं खा पा रहा है और मम्मी बीमार है, तो ये बताने के लिए, मैं तेरी माता हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं समस्या हूँ, लेके खा ले खाना भाई। तो यही चीज़ बताने के लिए क्या किया, एक समिति की स्थापना की गई कांग्रेस का। उस समिति का नाम क्या था, स्वर्ण सिंह समिति था। इसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई। उस समिति ने क्या की, सिफारिश सुझाव दिया। सुझाव देने के पश्चात देखा जाए तो सुझाव देने के बाद यहाँ से उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य लागू करने का सुझाव दिया, रूस के प्रभावी चीज़ों को लेते हुए। लेकिन इसके सुझावों के उपरांत जो हमने किया 42 अमेंडमेंट किया 1976 में, मतलब 42वां संशोधन किया 1976 में। और इन 42 अमेंडमेंट, इस संविधान को, इस संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है। इसी संशोधन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान कहते हैं। संविधान में एक नए अध्याय में, कौन से अध्याय में, 4K में, यानी 4A में इसे कह सकते हैं। 4A में मूल एक कर्तव्य के भाग नंबर, इसमें भी आर्टिकल नंबर किसमें, 51K में, 51K में। इसका मतलब भाग नंबर 4K में। और आर्टिकल देखा जाए तो कौन से में, 51A में कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।
10 के बाद जो 11वां मूल कर्तव्य आया 2002 में, हमने क्या किया, इसमें फिर अमेंडमेंट किया। कौन सा अमेंडमेंट किया? 86वां अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके हमने कौन सा जोड़ दिया? 11वां मूल कर्तव्य। अब यहाँ से जब भी प्रश्न बनेंगे कि मूल कर्तव्य को किस समिति के द्वारा शामिल किया गया, आपका ये भी प्रश्न बन पा रहा है। मूल कर्तव्य कितने शामिल किए गए, ये भी प्रश्न बन पा रहा है। मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए, ये भी प्रश्न बन पा रहा है। मूल कर्तव्य कौन से अमेंडमेंट से शामिल किए, ये भी प्रश्न बन पा रहा है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, ये भी यहाँ भी प्रश्न बन पा रहा है। ये सारे प्रश्न क्या हैं, आपके दिमाग में अगर स्टोर हैं तो सारी चीजें निकलते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, मूल कर्तव्य का पढ़ेंगे हम लोग आगे। क्या कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य हमारे पास कितने हैं, प्रकार कितने हैं? 11 प्रकार के हैं, लेकिन उनको 3 भागों में, 3 कंसेप्ट में, 3 तरीकों से समझ सकते हैं। पहले 11 मूल कर्तव्य समझते हैं। और 11वां कौन है? कभी कभी यही पूछा गया कि अंतिम मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया। जैसे पहला मूल कर्तव्य क्या है, समझिएगा कि इट विल द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अवॉइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करे और उसके जितने भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब इसमें एक वर्ड लिखा है। अब वो वर्ड क्या है, देखो समझो। उस वर्ड को समझने के लिए यहाँ पे एक नागरिक वर्ड डाला गया है। अब ये नागरिक वर्ड आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये भारतीयों के लिए है। पहली बात दिमाग हमारी यही क्वेश्चन यहाँ से घुमा लेगा कि यह मूल कर्तव्य विदेशियों के लिए है या नहीं है। तो भाई मूल कर्तव्य सिर्फ भारतीयों के लिए है, जिनको हम लोग नागरिक कहते हैं। क्योंकि एक वर्ड है व्यक्ति और नागरिक। व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है और नागरिक कहाँ का होगा, सिर्फ भारतीय होगा, उसको नागरिक कहते हैं। तो यानी हम व्यक्ति को नहीं दिए गए हैं मूल कर्तव्य, सिर्फ किसको दिए गए हैं, नागरिक को दिए गए हैं। तो नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि भारत के अंदर संविधान का पालन करे और उनके जितने भी आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, यानी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, जितनी संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यूपीएससी आयोग हो, उन सबका सम्मान या उनका आदर करे। ये इसमें पहला कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। क्या सोचो, बिना बताए भी प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है, नहीं बनता है कि अपने संविधान का पालन करे? इसे बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत मौलिक हमारे जो संविधान है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत है, या जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी आदर्श हमारे वाक्य हैं या आदर्श चीज़ें हैं, उनको सम्मान करना है? क्या आपको ये बार बार बताना पड़ेगा कि एक बेटा है, अपने बाप की कदर करने के लिए बाप कहना पड़ेगा कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ? ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझेंगे आगे। लेकिन क्यों? क्योंकि जब बेटा अपने बाप को बार बार भूल रहा है तो उसको बार बार रिपीट करवाने के लिए मौलिक कर्तव्यों को सहारा लेना पड़ा। लेकिन फिर भी इस पर हम चर्चा करेंगे, एक विषय बन जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्र संघर्ष में प्रेरित करने वाले जो महान आदर्श हैं, जो हमारे, जो आदर्श का मतलब कह सकते हैं जो महान हमारी कहानियां हैं, महान जो हमारे कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनका पालन करना है, जो हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं। अगला पॉइंट, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए रक्षा करनी है। देखिएगा, सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब समझो इसको कैसे करना है। क्या, एक छोटी सी बात सोचो, इस देश एक देश है और जब देश एक है तो इससे अलग होने का अधिकार किसको है? एक ही पूरा राज्य है, इसको अधिकार होने का किससे है? तो यानी भारत की संप्रभुता को, एकता को बनाए रखने का पालन करना है। मतलब ये भी बताना पड़ रहा है कि आप भारत से अलग नहीं है, एक हैं, और एक है तो तुम अलग नहीं हो सकते हो, चाहे भौगोलिक क्षेत्र पे हो, चाहे मानसिक क्षेत्र से हो। अब एकता के लिए भी स्पष्ट करना पड़ रहा है कि ये भारत पूरा एक है, जो एक एक नागरिकता, ये मनोवैज्ञानिक सोच है। अब मनोवैज्ञानिक सोच में हमने रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है कि भारत एकता का प्रतीक है, एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता होने से क्या ये मौलिक अधिकारों से टकराव नहीं है? वहाँ चीज़ों को धर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, भारतीय राजनीति में धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। क्या ऐसा करने से मौलिक कर्तव्य प्रभावित हो रहे, नहीं हो रहे? ये सारे विषय बन जाते हैं, ये पढ़ेंगे अभी हम लोग। आगे चलते हैं। देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए प्रदान करने के लिए। अब एक बात सोचो, एक देश पूरा परिवार है, एक देश पूरा घर है। घर में कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो घर के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है, व्यक्ति का दायित्व बनता है कि उस समस्या निस्तारण करने के लिए कहीं ना कहीं ध्यान रखना कि सेवा करे। जहां तक समस्या निस्तारण हो सकता है वहां तक उसके करने का प्रयास करें। ये बताने के लिए भी प्रत्येक भारत के नागरिक को दर्शाना पड़ रहा है कि तुम्हारा दायित्व है, तुम्हें करना पड़ेगा।
किसी बाह्य युद्ध होता है, कोई समस्या से होती है, मान लीजिए कोरोना कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि समस्या का सामना करना पड़ा, तो प्रत्येक नागरिक ने जहाँ जहाँ जिसकी सहानुभूति जितनी जितनी हुई उतनी सहायता करी। तो ये सहायता करना कहना नहीं होता है, खुद करना होता है। और जब ये करना होना होता है तो ये व्यक्ति का क्या है, दायित्व बन जाता है कि कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, पांचवा, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं पर भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव की भावना और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। और उसके बाद लिखा कि महिलाओं को गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। अब एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर प्रथाओं का त्याग करते हैं तो धर्म क्या करता है, उसका विरोध करता है। सपोज कर लीजिए 3 तलाक था, 3 तलाक प्रथा ही तो है। सती प्रथा, जाति प्रथा, ये बहुविधा या कह सकते हैं कि बाल विवाह, ये बाल हत्या, ये प्रथा ही तो है। इन प्रथाओं का जब तुम त्याग करोगे तो समाज क्या होगा, उसको विरोध करेगा। और समाज ही किससे मिलकर बना है, नागरिक से मिलकर बना है। तो नागरिकों का जो दायित्व है उस दायित्व को निर्वहन करेंगे तो फिर इनकी आवश्यकता ही कहां पड़ेगी। आज तुम देखिएगा क्षेत्रवाद के रूप में, जातिवाद के रूप में, समाजवाद के रूप में, या फिर कह सकते हैं राजनीति के अंतर्गत जितना धार्मिकरण हो रहा है, ये धर्म के कुछ हिस्सों में हमने ऐसी चीज़ों को बांट दिया गया है कि वहाँ पे एकता का दायित्व नहीं बन पाता है। एग्जाम्पल समझिए, इवन यहाँ तक हम लोग देखते हैं दूसरे की भाईचारा बढ़ाने के लिए ये ईद, दीपावली है, ये ईद है, तो दीपावली ईद पे हम एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व को निर्वहन करने की शक्तियों का ही नहीं पता कि हमें कहाँ तक चीज़ें करनी है। किसी व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया, उसने क्या कौन सा पाप किया? किसी ने हिंदू धर्म में लिया, उसने क्या पाप किया? वो उस धर्म में जकड़ा गया है। तो धर्म जब तक आगे रहेगा तब तक इन सद्भाव की भावना का विकास नहीं होगा। तो सद्भावना की विकास करने के लिए लोगों को अवेयर करने से पहले उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, सही क्या है, गलत क्या है। और जब वो जागरूक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, सब लोग विकास की तरफ मुड़ना स्टार्ट करेंगे। अभी कहाँ मुड़ना स्टार्ट कर रहे हैं? सोचिएगा इंडिया के अंतर्गत क्या होता है। इतनी बड़ी रैलियां करने की आवश्यकता क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना वोट बैंक है। उस वोट बैंक में क्या धर्म की राजनीति नहीं हो रही है? तो क्या सद्भाव भावना की पैदा हुई नहीं हुई? वहां तो टकराव हुआ ना कि ये वर्ग उस तरफ है, ये वर्ग उस तरफ है। तो क्या यहां भाईचारा पनपा? नहीं पनपा। तो भाईचारा को अलग करने का काम किसने किया? राजनीति ने किया। लेकिन राजनीति क्यों ना करे? क्योंकि राजनीति को चुनने के लिए आपको लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। वहां पे जनमत की आवश्यकता पड़ती है। और जनमत किसके पास है? जनता के पास है। वो जनमत जनता के पास है। जनता क्या करेगी? चुनाव करवाएगी, उसके बाद जिस पे मोहर लगाएगी वो राजा बनेगा। और जब राजा बनने के लिए उनका उपयोग किया जाएगा तो उनको बांटने का उपयोग भी किया जाएगा। तो यानी क्या ऐसे जो मूल कर्तव्य हैं उनको हम लोग अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, चीज देखनी पड़ेगी, समझेंगे कि करके हम लोग। तो हमें यही चीज समझनी है कि हमें अपने दिमाग में कैसे कैसे व्यू को इकट्ठा करना है। आगे चलते हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विकास को महत्व देना है और उसका संरक्षण करना है। जो हमारी, देखो इंडिया एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। वहाँ जितनी भी चाहे वो जातीय हों चाहे जनजातीय हों, किसी भी क्षेत्र में हो, हर का किसी का अपना अपना कल्चर है। कोई खाने में प्रसिद्ध है, कोई नाचने में प्रसिद्ध है, कोई घूमने में प्रसिद्ध है, कोई कुछ, हर किसी की अपनी अपनी कल्चर है। सबका हमें सम्मान करना है और मिलीजुली संस्कृति को आगे बढ़ाना है। साथ में देखा जाए तो हमें उनका संरक्षण भी देना है। तो ये भी क्या हमारा मूल कर्तव्य है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि यदि किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई संस्कृति पनप रही है तो उसको बढ़ावा देने का प्रयास करें? लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे देश में क्षेत्रवाद की जड़ें क्या हैं? बड़ी गहरी हैं। क्लियर? तो आगे चलते हैं दोस्तों। वन, झीलों, नदियां, वन्य जीव सहित प्राकृतिक जितना पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी है, सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए प्रतिज्ञा करनी है। अच्छा, इस पृथ्वी पर प्रकृति की रक्षा करने के लिए भी मानव को, नागरिक को यह बताना पड़ रहा है कि तुम्हें यह करना पड़ेगा। जो व्यक्ति श्वसन क्रिया प्रति मिनट करता है, उस श्वसन क्रिया के माध्यम से उसको कहना पड़ेगा कि श्वसन करता है तो रक्षा भी करनी है। इसे बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब लोगों ने इसका शाब्दिक अर्थ नहीं समझ पाया कि इसका नुकसान क्या होगा और उस नुकसान की भरपाई किसे करनी पड़ेगी, ये सब उससे अवगत नहीं थे, तो उनको फिर यही कहना पड़ा कि तुझे भैया इसकी रक्षा करनी है। और जब रक्षा करेगा तभी जीवन आगे चल पाएगा, लंबे टाइम तक जीवन इस पृथ्वी पर रहेगा। और जब वो सब समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ईश्वर ने ये जो भी एक लीला है पृथ्वी के ब्रह्मांड की, सबसे पहले सब कुछ भेजा, चाहे प्रकृति हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे नील वन हो, झील हो, सारी चीज पहले बना दी। बनाने के बाद ईश्वर ने फिर मानव को भेजा, जाइएगा इसको आराम से चलाइएगा। लेकिन मानव ने इस पे आने के बाद क्या किया? उसका दोहन किया। और जब उसका दोहन किया उसका परिणाम आपके सामने है कि आज देखिएगा हर तरफ
समस्याएं समस्या हैं, चाहे बीमारी की समस्या हो, चाहे औद्योगिकरण की समस्या हो, चाहे नगरीकरण की समस्या हो, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बन जाती हैं। क्लियर? तो आगे हम लोग चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी जांच और सुधार की भावना को विकसित करना है। वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी, देखिए मानवतावादी सोच कब होगी, जब आपके आसपास के परिवेश में जो लोग हैं वो एक ऐसा परिवेश स्थापित करेंगे जहाँ पे कोई ना समस्याओं की जड़ें हों, ना कोई प्रथाओं का एक चलन हो, ऐसी प्रथाएं हो जहाँ पे एक दूसरे को बेनिफिट मिले, बंधुत्व की भावना हो, हर तरफ विकास की एक हो। एक आदमी अगर निकल के जा रहा है और सामने रोड़ा पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, वो उठा के अगर डाल रहा है किसी और को चोट ना लग जाए, तो ये मानवता की भावना है। और एक आदमी निकल रहा है, कुछ पड़ा है रास्ते में, लग रहा है कि यार ये है, तो फिर वहाँ क्या है, मानवता की भावना नहीं है। तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगला पॉइंट क्या है। अगला, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को दूर करना। देखिएगा, ये भी कहा गया कि हिंसा को हम लोग, वायलेंस को हमें दूर करना है। क्या क्या जरूरी है? आज़ादी की तुमने सब देखा है कि क्या लड़ाई करने के उपरांत ही हम लोग क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या सार्वजनिक संपत्ति की दुविधा से हम लोग नहीं निकल सकते? कि आपने देखा हो जब भी कुछ धरने दिए जाते हैं, कुछ दिए जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे अधिक क्षति किसको पहुँचती? सार्वजनिक संपत्ति को पहुँचती है। क्यों? क्या उसकी संपत्ति की ऐसा कुछ क्षति पहुँचाने से कुछ हासिल हो जाएगा? तो क्या ये नागरिक का दायित्व नहीं है कि हम सद्भाव की भावना से जीवन जिएं और मानवतावादी जीवन की तरफ आगे अग्रसर हों? तो ये मूल कर्तव्य भी बताने पड़े। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास करे और उपलब्धि के उच्च स्तर तक जाए। देखिए, जब एक घर बढ़ता है तो एक राज्य बढ़ता है, राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो विकास की जो किरणें हैं, विकास की जो लहरें हैं, अगर वो एक घर से पनपेंगी तो क्या होगा, हर राष्ट्र भी प्रचलित होगा। और तो यही इसमें लिखा कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रयास करने। कैसे कैसे सोचो, किसी इंजीनियर, किसी साइंटिस्ट ने कुछ बनाया तो उसमें देश की प्रतिष्ठा हुई नहीं हुई, बढ़ी नहीं बढ़ी। तो हमें नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ना है और व्यक्तिगत उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और जब राज्य का, देश का विकास होगा तो हमारी प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर कैसी होगी, बेहतर होगी। तो ये भी एक क्या है, एक मानव पूंजी का हम लोग करेंगे, विकास करेंगे। इसको भी हमें बताना पड़ रहा है। आगे लास्ट है, माता पिता या अभिभावक के लिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा अवसर प्रदान करना। देखिए, एक छोटी सी बात सोचो, आपका बच्चा और सरकार को चिंता। सोचिए, ये शिक्षा का जो ये है पॉइंट, ये मौलिक उसमें भी है, राज्य के तत्व में भी है, डीपीएसपी में भी है, ये मौलिक अधिकार में भी है, ये मूल कर्तव्य में भी है। उसके उपरांत भी देश आज शिक्षा तो ग्रहण कर पा रहे हैं हम 73-74% तक, लेकिन शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चरल सिस्टम है सिर्फ एक डिपेंडेंट सिस्टम है। मतलब माता पिता को भी अवगत करना पड़ रहा है कि अपने बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। अब उनको ये नहीं पता कि जब आपका बच्चा पढ़ेगा, देश का विकास तो बात की चीज़ है, पहले आपके घर का विकास करेगा। और जब घर का विकास, मैं आपसे कह सकूँ, घर के विकास में देश का ही विकास प्रचलित होता है। तो उसको भी ये बताना पड़ा, जो कि अंतिम जो हम लोगों ने 86वां अमेंडमेंट किया 2002 में, उसमें इसको शामिल कर लिया गया। तो मेरा मानना है कि 11 मूल कर्तव्य हमने इस तरीके से पढ़े, लेकिन मूल कर्तव्यों की अवधारणाओं के आधार पर उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम 3 पॉइंट में कर सकते हैं। कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो राजनीतिक हैं, कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो नैतिक हैं, कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो हमारे पास क्या है, विशेष कर्तव्य सबके लिए करना चाहिए। जैसे अब उसको हम 3 भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, नैतिक, राजनीतिक, और क्या है, नागरिक, जिसे हम लोग विशेष कह सकते हैं। तो अब क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मैंने इसको सजाया, जैसे पहला भाई नैतिक है, सभी करना चाहिए, आदर्शों का पालन, मोरल ड्यूटी है हमारी, ये भी। उसके बाद नंबर 2 क्या, संस्कृति की रक्षा सभी करनी चाहिए, ये भी हमारे पास मोरल ड्यूटी है। उसके बाद हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सब देश का विकास होगा उसको करना चाहिए, सुधार की भावना। भारत के लोगों में बंधुत्व की भावना का विकास या समरसता का विकास करना चाहिए, ये भी उसी है। व्यक्तिगत क्षेत्र में सभी को अपने अपने करना चाहिए, ये भी नैतिक है, उन्नति का प्रयास करना चाहिए। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, वो भी कौन सी, प्राथमिक शिक्षा। तो ये भी क्या है, नैतिक है। लेकिन राजनीतिक कर्तव्य को देखा जाएगा तो उसमें क्या लिखा, देखो, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। भारत के कल्चर में देखेंगे तो इसी संविधान पर, राष्ट्रध्वज पर, राष्ट्रगान पर पता नहीं कितनी लेख लिखते रहते हैं, कितनी आवाजें, कितनी सोशल मीडिया पे बातें चलती रहती हैं। जिन बातों का कोई औचित्य नहीं है, जिन चीजों का कोई औचित्य नहीं है, उनके चलने से क्या बेनिफिट होगा? देश है, रहेगा, राष्ट्र है, रहेगा, संविधान है, चलेगा, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, जो हमारे प्रतीक हैं, वो रहेंगे।
उसमें भी यही प्रश्न बना है कि कुछ लोग इसका सम्मान करते हैं, कुछ लोग सम्मान नहीं करते हैं। आप एक घर में रहते हैं, वो घर में से जब वो अन्न, उस घर में जब अन्न आता है तो उस अन्न की रक्षा, रखवाली सब लोग करने चाहते हैं। तो क्या अगर इस देश में आप रह रहे हो तो इस देश में रहने के लिए आपका कोई दायित्व नहीं बनता, आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता? तो ऐसे ही ये राजनीतिक कर्तव्य हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग मन से करते हैं, कुछ लोग ओरेली ऐसी कर लेते हैं मौखिक तरीके से। ये भी एक अवधारणा है जो हम लोगों ने राजनीतिक कर्तव्य में रखी गई है। अगला पॉइंट, भारत की समृद्धता, एकता, अखंडता के लिए बनाए रखना। आप देख पा रहे हैं कि राजनीति में राजनीतिकरण ने चीजों को ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि यहां एकता अखंडता की भीख मांगनी पड़ रही है। क्यों चाहते हो देश को बंटवाना? क्यों चाहते हो भौगोलिक चीज में चीजों को बांटना? क्यों चाहते हो मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक तरीके चीजों को एक अलग अलग करना? क्या इन्हीं में बेहतर करने का प्रयास नहीं कर सकते? तो ये भी हमने राजनीतिक कर्तव्य में करना पड़ा। अगला पॉइंट क्या, देश की रक्षा, राष्ट्र सेवा के लिए सदा तत्पर रहना। अच्छा, मतलब अपने परिवार की, अपने घर की सेवा करने के लिए तत्पर रहने के लिए निर्देश देने पड़ रहे हैं कि ठीक है भैया, आपको कोई दिक्कत आएगी तो हमारी हेल्प करनी है। क्यों? आप देश में रहते नहीं है, खाते नहीं है, घूमते नहीं है, कुछ करते नहीं है, और जब सब कुछ करते हो और उस देश की सेवा के लिए आपको कहना पड़ रहा है। वाह, क्या बात है। तो यही विचार, ऐसे ओवरव्यू दिमाग में इकट्ठा आपको करने हैं कि किस तरह की चीजें इवेलुएट करनी है। अगला पॉइंट अगर हम लोग चर्चा करें, क्या लिखा है, नागरिक कर्तव्य, सिविक कर्तव्य, सिविक, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना करना। इसको भी राजनीति के राजनीतिकरण ने चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, चाहे वो जानवरों के रूप में हो, चाहे प्रकृति के रूप में हो, कि उधर पीपल पे पूजा करते हैं तो उधर काटेंगे उसको। कुछ ऐसे शब्दार्थ चीजों पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस प्रकृति के साथ भी भेदभाव की भावना हमारे देश में है? इसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि प्रकृति को बचाइएगा, हम जब भी तभी जीवन है। क्या धर्म पहले आया या प्रकृति पहले आई? धर्म तो बात की चीज है, पहले प्रकृति आई ना, तो रक्षा प्रकृति की होनी चाहिए, धर्म की होनी चाहिए। तो यही सब चीजें आपको समझनी है कि हमारे जो कर्तव्य हैं देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, सबकी संपत्ति की रक्षा करनी है, हिंसा से दूर रहना है, ये सब बातें। अब देखो, हमने इनको मूल कर्तव्य को समझा कितने प्रकार के हैं, तो 11 रखे हैं, 3 भागों में से कन्वर्ट कर दिए हैं। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताओं का मतलब है कि फीचर्स आपको जानना है कि कौन कौन से। पहला, वे भारतीय नागरिकों को उनके समाज की या नागरिकों के राष्ट्र के जो प्रति हैं कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। मतलब वही बात है कि आपको बार बार याद दिलाने के लिए कर्तव्य को दोहराव करना है। कर्तव्य के लागू होने से स्पष्टता होगी तुम्हें करना है, जबरदस्ती नहीं है। नागरिक को राष्ट्र विरोधी या असामाजिक गतिविधियों पर क्या करना है, प्रति आग्रह करता है कि आपको देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति या जो भी राष्ट्र संपत्तियों के प्रति क्या करना है, एक बढ़िया सोच रखनी है। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करनी है, आपकी कर्तव्य है उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है। तो जब ये सब करना है तो फिर इसको भी याद दिलाता है। अगला पॉइंट क्या है, वे नागरिकों को जो प्रेरित करते हैं, मतलब जो नागरिक है उनको प्रेरित करते हैं समाज सेवा के लिए। समाज मतलब देश की सेवा के लिए, यानी अनुशासन के लिए, प्रतिबद्धता के लिए क्या करते हैं, उनकी भावना को, उनकी जो फीलिंग को अटैचमेंट करते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग देश में जो फौजी बनते हैं, क्यों बनते हैं फौजी? देश की सेवा के लिए ना। घर में बैठ के खा सकते हैं ना, 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमाते ना तो कहीं भी कमा लेंगे ना। लेकिन क्यों? क्योंकि मन में एक ऐसी भावना जाती है कि देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा करने के लिए आपको मौलिक कर्तव्य थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं। अगला पॉइंट की बात करें, वे कानून के संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों में, अब देखो थोड़ा सा इसमें हेल्प करते हैं जुडिशरी में भी, कि कहीं ना कहीं संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए। अब देखो, अब यहां से पॉइंट बन जाता है कि मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगला पॉइंट, हालांकि मैंने आपको ये बता दिया कि मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहीं से जान लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो आशाओं से भरा हुआ, आकांक्षाओं से भरा हुआ, आदेशों से भरा हुआ क्या है, एक संकलन है, जहां मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक सोच के साथ साथ व्यवहारिक विकास का भी, मानवता सुधार में भावना का विकास करते हैं। और नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि ये दायित्व का निर्वहन अपने अधूरे मन से ना करें, बल्कि पूरे मन से करें। मतलब जब आप एक खाना खा रहे हो तो खाना खाते समय ये मन में विचार नहीं आता कि हम आज आधा खाना खाएंगे, ये मन में विचार आता है कि हम अपनी इंद्रियों के अंदर जो बैठा हुआ भूख की जो प्यास है उसको भरेंगे, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं। तो इस तरीके से ही देश की सेवा करनी है कि हम आधे मन से ना करें, पूरे मन से करें, आगे करें। अब ऐसा नहीं कि मूल कर्तव्य 1976 में जो आए थे, ये हमारे मूल कर्तव्य कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही चले आए हैं। प्राचीन काल से ही
चले आए हैं। जैसे आपने देखा होगा धर्म ग्रंथों में मूल कर्तव्य का उपदेश दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं इसमें लिखा है, आप देखते हो गीता में और रामायण में, जैसे ग्रंथ में देखा होगा आप लोगों ने कि अधिकारियों की बिना परवाह करते हुए कर्तव्य का पालन करने का उपदेश देते हैं। कर्तव्य का पालन करने के लिए व्यक्ति के हित में होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के हित में है वही क्या है, समाज के हित में होता है। तो मूल कर्तव्य क्यों शामिल किए गए, आप इस चीज़ को जानते हैं कि मूल कर्तव्य कहीं ना कहीं व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित में लागू करने के लिए मूल कर्तव्य शामिल किए गए। अगला प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि मूल कर्तव्य और राज्य के जो तत्व हैं डीपीएसपी, इनमें आपस में तुलना कैसे कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 तत्व जो हैं संविधान के 4 में रखे गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य भाग संविधान के 4 कै ए में रखे गए हैं। मूल कर्तव्य को नीति निर्देशित तत्वों के सिद्धांतों के अध्याय में जोड़ने का सीधा अर्थ यह है कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ समानताएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल कर्तव्य और डीपीएसपी आपस में कहीं ना कहीं छोटे मोटे तरीके से आपस में लिंक हैं, इक्वल हैं। अब कैसे लिंक है इसको हम समझते हैं। देखो पहला पॉइंट, जिस प्रकार मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को संबोधित करते हैं, जिस प्रकार मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को संबोधित करते हैं, उसी प्रकार राज्य के जो तत्व हैं किसके द्वारा होते हैं, सभी सरकारों के लिए बनाए गए हैं। एक समानता ये निकल के आ गई है। नंबर 2, जिस प्रकार मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जैसे कि हम कह सकते हैं पालन करने के नागरिक को बाध्य नहीं कर सकते, जिस तरीके से मूल कर्तव्य लागू करने के लिए नागरिक को बाध्य नहीं कर सकते, उसी प्रकार राज्यों के निर्देशित तत्वों को भी सरकार को अमल लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दोनों असमानताएं आपके दिमाग में बन पा रही हैं। अगला पॉइंट क्या है, जिस प्रकार हर नागरिक का यह दायित्व होता है कि मूल कर्तव्य का पालन करे, जिस प्रकार मूल कर्तव्य को करने का नागरिक का दायित्व होता है, उसी प्रकार आप जानते होंगे कि विधि के निर्माण में भी इन डीपीएसपी का प्रयोग करने के लिए राज्य लागू करे। अगला पॉइंट यहां से बनता है अगला, जिस प्रकार राज्य सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती थी। अच्छा पॉइंट है ये भी कि किसी भी मूल कर्तव्य लागू करने के लिए कोई आदमी न्यायालय नहीं जा सकता है। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य के पालन कराने के लिए भी न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ ही असमानताएं हैं, इसलिए हमने इनकी तुलना कर डाली। जैसे मौलिक कर्तव्य नागरिकों को प्रेरणा स्रोत होते हैं, उसी प्रकार राज्यों के लिए क्या होते हैं, ये प्रेरणा स्रोत होते हैं। अब हमने क्या किया, थोड़ी सी इनकी तुलना कर डाली। तुलना करने से हमें क्या लगेगा कि डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में क्या समानता है, ये हमने जान लिया। जानने के बाद हमने देखा कि संविधान निर्माताओं ने सोच संविधान में मौलिक कर्तव्य स्थान दिया था कि भारतीय नागरिक राष्ट्र आंदोलन के उच्च आदर्श से प्रेरित हैं, उसमें कुछ मूल कर्तव्य सदैव ही विराजमान रहेंगे और मूल कर्तव्य पालन करेंगे। किंतु यह कालांतर में देखा गया है कि मूल कर्तव्य का जो दायित्व है वो कमजोर पड़ने लगा है और इसका महत्व उजागर हुआ है। ये इसका एक महत्व बन जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे, क्यों किए गए हैं इसको जानते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी ने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने के लिए उचित ठहराते हुए कहा था कि इसमें लोकतंत्र क्या होगा, डेमोक्रेसी क्या होगी, मजबूत होगी। तो ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए नागरिक को दायित्व निर्वहन करने के पर्पज से मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। अब यहाँ से पहला पॉइंट क्या बनता है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए नागरिकों पर निर्भर करती है राष्ट्र की प्रगति, और जब नागरिकों पर निर्भर करती है तो आप ये जानते हो कि मूल कर्तव्य नागरिकों को ये भी सम्मोहित करते हैं कि मूल कर्तव्य पवित्र आशाएं नहीं है बल्कि इनका विशेष महत्व है, और जब विशेष महत्व है तो आपको ये करने ही पड़ेंगे। नंबर 1, कैसे महत्व है, राष्ट्र की भावना के विकास में सहायक। जब राष्ट्र की भावना पनपेगी तो राष्ट्र का ही क्या होगा, विकास होगा। और राष्ट्र की सेवा करने के लोग जब तत्पर रहेंगे नागरिक, तो ऑटोमेटिकली लोग देश की सेवा करने से, अपनी स्वयं की सेवा करने से उन्नत विकास क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट ये क्या है इसके महत्व के लिए। नंबर 2, अनुशासन और प्रतिबद्धता में बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे पास जो डिसिप्लिन है या कमिटमेंट है, इसमें भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक नागरिक अनुशासन के साथ जीवन यापन करेगा और दुविधा को सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्र और समाज विरोधी गतिविधियों पर चेतावनी। मतलब जो आज के समय राष्ट्र भावना को क्षति पहुंचाते हैं, ये राष्ट्र भावना के लिए ऐसा करते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, एक चेतावनी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला, भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाए गए हैं। जितने भी इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर के अनुरूप क्या है भाई, उन्नति की भावना करनी है, संस्कृति को बढ़ावा देना है, आदर्शों का पालन करना है, ये सब क्या है, एक संस्कृति के अनुरूप बनाए गए हैं। अगला पॉइंट, कर्तव्य विमुख से बचाव। कोई भी आदमी अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकता है, उसे कर्तव्य करने ही पड़ेंगे प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के प्रति। अब देखो इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान लागू होने के 26 वर्षों के बाद संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए,
तो अब इन्हें लागू करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा काल्पनिक आधार होता है। क्या आधार है इसको समझते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट, यह नैतिकता पर आधारित उपदेश हैं जिन्हें विधिपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। अब सोचो, क्या इनको विधि के अनुकूल या रूल रेगुलेशन के अनुकूल शामिल किया गया है कि कोई आदमी अगर अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहा है पूरा, क्या उसके लिए कोई उसकी कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, इसकी आलोचना है। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मौलिक अधिकार में मूल कर्तव्य में अंतर क्या होता फिर। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि मूल कर्तव्य जो होते हैं वो कार्यान्वित कराए नहीं जाते हैं, वो नागरिक के द्वारा खुद स्वयं किए जाते हैं। मूल कर्तव्य की निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम आलोचना कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु, दंडात्मक व्यवस्था नहीं है, मतलब इसको न्यायालय के द्वारा हम लोग लागू नहीं करा सकते। कोई व्यक्ति नागरिक अगर अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। उसके उपरांत नंबर 2 पॉइंट, स्पष्टता का अभाव। उन्नति करनी है, व्यक्तिगत विकास करना है, सामूहिक करना है, राष्ट्र सेवा करनी है, कहाँ तक सेवा करनी है, राष्ट्र के संविधान की सुरक्षा करनी है, कहाँ तक करनी है, ये सारी स्पष्टता ना होने से कहीं ना कहीं हम इनको अपनी जो जहाँ तक अचीवमेंट होना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। शासन के अत्याचार की आशंका देखिएगा, कभी कभी ब्यूरोक्रेट्स के अंतर्गत या कोई समाज सेवा के अंतर्गत हम लोग इनका सहारा लेते हुए, उनको कर्तव्यों का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं नागरिकों को कि तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये अत्याचार की भावना को भी आशंका। कर्तव्य का दोहराव, आप देख पाते हो कि कई प्रकार से कुछ मौलिक कर्तव्य जो आपको दिखाए गए हैं ऊपर, कुछ आपस में रिपीटेशन करके लिंक है जहाँ उनमें दोहराव किया गया है। अगला पॉइंट की बात करें यहाँ से, कुछ और आवश्यक कर्तव्यों का अभाव होना। जैसे बहुत सारे कर्तव्य, जैसे नागरिक के अंतर्गत टैक्स देना एक कर्तव्य होना चाहिए था, वोट देना कर्तव्य होना चाहिए था, इनको नहीं जोड़ा गया, तो इसलिए इसकी भी हम लोग आलोचना कर सकते हैं और इन प्रत्येक टॉपिक पर बड़ी बड़ी आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकारों का अध्याय में न जोड़ना। ये भी एक आलोचना बन जाती है कि जब मौलिक अधिकार जो है राज्यों के द्वारा दिए जाते हैं, मूल कर्तव्य नागरिकों के द्वारा किए जाते हैं, तो इनको आपस में जोड़ना चाहिए था, लेकिन इसको ना जोड़ने वाला भी एक क्या है, एक आलोचना हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो एक मूल कर्तव्य के लिए वर्मा कमेटी के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई 1999 में, उन्होंने क्या किया, कुछ चिन्हित मूल कर्तव्य को शामिल किया गया और चिन्हित मूल कर्तव्य को शामिल करने के उपरांत क्या किया इन्होंने, जैसे जनप्रतिनिधि जो अधिनियम है 1951 में, सांसद विधायकों धर्म के आधार पर कोई मत मांगने पर अगर ऐसा करेगा तो संसद से उसकी क्या कर दिया जाएगा, घोषित किया जाएगा। तो ये भी एक आंकड़ा है। नंबर 2 पॉइंट, राष्ट्र गोवध निवारण अधिनियम 1971 में देखा जाए तो एक देश संविधान राष्ट्र की ध्वज की राष्ट्रगान का जो अनादर करेगा वो उसको दंड दिया जाएगा। कुछ ऐसे प्रावधान रख दिए गए जहाँ पे एक दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 में धर्म आधार पर छुआछूत के आधार पर व्यवहार की दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, जहाँ से दंडात्मक क्रिया भी हम लोग कर सकते हैं। अवैधानिक गतिविधि अधिनियम 1967 में आया, किसी भी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित कर सकता है, ये भी एक दंडात्मक कार्यवाही हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हमने अधिकार शामिल कर लिए गए जहाँ से। अब चर्चा करते हैं कि इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1, 42वें संविधान संशोधन में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है। मतलब 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपने इसको ये बताना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो इसमें देखा जाएगा, पहला पॉइंट, मौलिक कर्तव्य को 42वें अमेंडमेंट के दौरान 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल बात सही, अभी हम थोड़ी देर पढ़ के आए हैं। इस संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, बिल्कुल बात ठीक है, जोड़ा गया, क्योंकि 11वां 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसमें शामिल किया गया था। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, 11वें मौलिक कर्तव्य को 86 अमेंडमेंट के दौरान जोड़ा गया, 86वां अमेंडमेंट दौरान जोड़ा गया, ये भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब एक बात सोचिएगा, यहाँ से प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा गया है कि निम्न कौन सत्य है, तो पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1, 2, तीनों सत्य हैं। तो जब आपने एक टॉपिक की पूरी ब्रीफिंग कर ली और ब्रीफिंग करने का जब क्वेश्चन को करेंगे और उसका जब आंसर टिक करेंगे तो आपको अंदर से अनुभूति प्राप्त होगी कि हाँ, वाकई में जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, बाकी चीज़ों के लिए तो PhD कर सकते हैं। अगला पॉइंट, मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिएगा। विचार क्या करना है, कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल बात सही है, इसलिए संसद उनमें से किसी भी को पूरा कराने के लिए विफलता के लिए उचित दंड या दंडात्मक लाने का प्रावधान नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कर सकती है, ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि दंडात्मक व्यवस्था कर सकती है, लेकिन है नहीं। अगला पॉइंट, बेकानून की संवैधानिक वेदना की जांच और निर्धारण में अदालतों को मदद करते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, मदद करते हैं।
तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन ओनली बी सही है, उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सोचो, ऐसे प्रश्न जब उस टॉपिक के साथ हमने टॉपिक को रिलीवेंट करा, क्वेश्चनों को जाना, तो ऐसा करने से आप एक दिमाग में पिक्चर बना पा रहे होंगे कि एक टॉपिक की पूरी फिल्म बनानी पड़ेगी कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ये सारा आधारभूत तैयारी करनी है। तो ये सब तैयारी आपको मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये आपके लिए मूलभूत आवश्यकता है। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए रक्षा करनी है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये तो है। आम चुनाव के समय हमारे सार्वभौमिक वैध अधिकार का प्रयोग करने के लिए, भाई चुनाव की बात तो की नहीं गई, इसमें खत्म। हमारी संस्कृति की समृद्ध विकास करने के लिए, बिल्कुल बात ठीक है, यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ सही है, उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप आराम से टिक कर सकते हैं, इसका बी आंसर है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, सत्य है, पूछ रहे हैं आपसे। मौलिक सत्य है, मौलिक कर्तव्य संविधान का अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा शामिल किया गया, बिल्कुल बात ठीक है। अगला, इसको 51 के कुल मौलिक कर्तव्य में उल्लेख है, बिल्कुल बात ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या गया है निम्नलिखित में से, अगला ये पूछा गया है निजी संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल बात ही है। तो यानी ऑल द अबव आप आंसर टिक करेंगे, भग जाएंगे आंसर लेके। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमें यही चीज़ सीखनी है कि पहले किसी भी टॉपिक की एक ब्लूप्रिंट बनाना है, और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद आपको उसकी बड़ी आराम से सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को सजाना है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की क्लास? मुझे उम्मीद है कि सारी क्लासेस को एंजॉय आप करेंगे, लेकिन प्रत्येक टॉपिक की पूरी फिल्म बनाइएगा जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में क्या रोल है, उसको इकट्ठा कहाँ से करना है, उसको पढ़ना कैसे है, उसके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन कैसे आए हैं, मेंस के हो चाहे पीटी को, फिर कैसे टेस्ट हो सकते हैं, ये सब चर्चा हम करते रहेंगे। तब तक आप एंजॉय करें इस यात्रा का। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से समझ पा रहे होंगे और एंजॉय कर पा रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।